वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। चंद्रग्रहण से लौटती बेर इस चैप्टर का सेशन नंबर 7वां है। चंद्रग्रहण से लौटती बेर यह आपके काव्य खंड से ली गई एक कविता है, जिसके रचयिता है कवि केदारनाथ अग्रवाल। कवि केदारनाथ अग्रवाल यह चंद्रग्रहण नाम के स्थान से जब लौट रहे थे, तो उन्होंने जब अपने इर्द गिर्द जो स्वाभाविक साधारण चीजें देखे, उसमें उन्हें असाधारण चीजें सौंदर्य की दृष्टि दिखाई देने लगे। असाधारण प्रकृति का उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ पर देखो, कवि ने प्रकृति और संस्कृति इन दोनों का परस्पर समन्वय करके हमारे सामने एक नया प्राकृतिक सौंदर्य रखा हुआ है। अब आगे भी कवि हमें बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में वर्णन करवाने वाले हैं, उसको हम पढ़ते हैं इसके अगले काव्यांश में। अगला काव्यांश है, उसको हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चिरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अब देखिए, एक तरफ कवि जहाँ पर खेतों में जो हरियाली छाई है उसका वर्णन करे, तो दूसरी तरफ हमें बंजर भूमि की तरफ भी दर्शा रहे कि किस प्रकार से बंजर भूमि में जो पेड़ है वह हरे भरे नहीं है, और वहां पर शुष्क पेड़ है, कांटेदार पेड़ है, जो जिस पर कुरूप दिखाई दे रहे हैं, मन को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर रहे। अब दूसरी तरफ कवि को उसी विजन में निर्जन स्थल पर क्या दिखाई देता है, इसका वर्णन करें कि उसी में कवि कहते कि सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें। अब देखिए, सुग्गे सुग्गे का अर्थ क्या होता है? सुग्गा मतलब पैरट, तोता। अब कवि कहते कि उसी समय पर उनको इतने कर्णप्रिय, उनके कानों पर इतना सुंदर मधुर आवाज पड़ता है कि वह उनके कानों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत भाने लगता है। और वह स्वर है कौन सा? टें 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 का। अब यहाँ पर टेटे की स्वर किसके लिए कहा गया? तोते के स्वर के लिए। अब सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता। मीठा मीठा रस टपकाता अर्थात यहाँ से हमें मीठा मीठा इस शब्द में देखो अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया हुआ है, तथा मीठा मीठा रस टपकाता अर्थात सुग्गे के तोते के मधुर स्वर के लिए इस विशेषण का प्रयोग किया है, मीठा मीठा रस टपकाता। तो उसका जब आवाज सुनाई पड़ता है तो कवि कहता है कि मन को वह इतना सुंदर लगता है कि वह बार बार सुनने का मन करता है। और वही दूसरी तरफ कवि कहता है कि सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चिरता। वनस्थली, वनस्थली का अर्थ क्या होता है? वन का स्थल अर्थात जंगल, जंगल का हृदय चिरता हुआ। कि एक तरफ देखो मन को आकर्षित करने वाले, कानों को मधुर लगने वाले तोते का मधुर स्वर सुनाई दे रहा है। कवि कहते कि देखो, इस घने जंगल में एक तरफ उनको मन को आकर्षित करने वाले, कान को मधुर लगने वाले तोते का टेटे करते हुए मधुर आवाज सुनाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चिरता अर्थात जंगल का हृदय चिरता हुआ, अर्थात बहुत ही जोर से आवाज आने वाला उनको स्वर सुनाई देता है। और वह वनस्थली का हृदय चिरता उठता गिरता सारस का स्वर। तो कभी उठता मतलब जोर से, और कभी गिरता मतलब धीमे आवाज से। तो कभी जंगल में बहुत जोर से कोई पक्षी आवाज दे रहा है ऐसा सुनाई देता है, तो कभी उसका आवाज धीमे धीमे हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देखो कवि ने उठता गिरता सारस का स्वर, कभी बहुत जोर का आवाज आता है तो कभी बहुत धीमा आवाज आता है। किसका? सारस इस पक्षी का। उसका आवाज कैसा आता है? टिरटो टिरटो
मन होता है उड़ जाऊं मैं। अब देखिए जब वनस्थली के घने जंगल में जब वह हृदय को आकर्षित करने वाला, हृदय छीनने वाला, जो कभी धीरे आवाज में, धीमे स्वर में आता है तो कभी बहुत जोर में आता है, ऐसे सारस पक्षी का टिटो टिटो जब आवाज आता है तो कवि कहता है कि मेरा मन क्या होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। अब देखिए जो सारस पक्षी जो होते हैं ना, वह हमेशा जोड़ी में रहते हैं। उसके लिए कवि ने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? जुगल जोड़ी। जुगल का अर्थ होता है कि दो, देखो जो नर और मादी, इसकी जो जोड़ी होती है सारस पक्षियों की, वह उनकी विशेषता क्या होती है कि वह जिस स्थान पर भी रहते हैं ना तो दोनों एक साथ ही रहते हैं, वह अकेले कभी नहीं रहते हैं। तो ऐसे उन दोनों की, सारस पक्षियों की वह जुगल जोड़ी देखकर सारस के संग कवि कहते कि मेरा मन भी ऐसा होता है कि जिस प्रकार से वह जुगल जोड़ी दोनों हरियाली खेतों में जहां पर भी जाना होता है दोनों एक साथ उड़ते हैं, दोनों एक साथ उस प्रकृति का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरा मन भी उन दोनों पक्षी की तरफ आकर्षित होता है। मुझे भी ऐसा होता लगता है, मेरा भी मन ऐसा करता है कि उन दो जो जहां पर अपने पंख फैलाए, सारस के संग पर फैलाए, पर पंख फैलाकर, मुझे भी अगर पंख होते तो मैं उन सारस पक्षियों के पास पंख फैलाकर उनके इर्द गिर्द अपने पंख फैलाकर घूमने लगता। अब देखो कवि कहाँ पर जाना चाहता है पंख फैलाकर, कि जैसे सारस के संग जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। अब देखो हरे खेत में, अधिकतर हरे खेत में जब आपने भी देखे होंगे कि जब खेत में हरियाली नहीं होती है, पेड़ पौधे नहीं होते, तो उस समय पक्षी उनका आनंद नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे ही हरियाली फल फूल जाती है, खेतों में फसल फल फूल जाती है, हरियाली सारी जब फैल जाती है तो उस प्रकृति का आनंद पक्षी भी लेते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उस सारस पक्षियों की युगल जोड़ी का वर्णन किया है कि प्रकृति के उस मनोरम वातावरण में भी वह अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, कि दोनों जुगल जोड़ी अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसी सच्ची प्रेम कहानी कवि उन जोड़ियों के माध्यम से हरे खेत में जाकर पंख होते तो उड़कर उस जुगल जोड़ी की प्रेम कहानी चुप चुप के सुनने के लिए मन उनका आकर्षित करता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि उस सच्ची प्रेम कहानी, अब देखो उनकी जो सारस पक्षी की जो प्रेम कहानी है वह बहुत ही, उसमें स्नेह दिखाई देता है, उसमें एक रूप होने की, समर्पण, एक दूसरे के प्रति एक रूप होने की भावना दिखाई देती है। तो ऐसी सच्ची प्रेम कहानी कवि कहते हैं कि मैं भी चुप चुप के उन नजारे को मैं देखना चाहता हूँ। और इस प्रकार देखो पक्षियों का और प्रकृति का, हरियाला का बहुत गहरा निकट का संबंध होता है कि बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं कि अपने प्रकृति पर ही उनका पूरा जीवन निर्भर होता है। जैसे कि देखो जो चातक पक्षी होता है वह बरसात के पानी से पर ही उसका पूरा जीवन निर्भर होता है, वो पूरे साल भर किसी भी प्रकार का पानी नहीं पीता है। वह मतलब प्रकृति के प्रति पक्षियों का समर्पण की भावना, यहाँ पर मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको। फिर मोर भी देखो जब बरसात के बूंदे उसके शरीर पर पड़ते हैं तो उस पानी में वह, बरसात के पानी में वह खिल उठता है, वो नाचने लगता है। तो ये देखो पशु पक्षियों का प्रकृति के संबंध कितना निकट का संबंध होता है। तो उसी प्रकार सारस पक्षी जो है जुगल जोड़ी, दोनों जो हमेशा एक साथ रहते हैं, नर और मादी जो दो जोड़ी में रहते हैं, वह खेतों में हरियाली जब छाती है तो अपने प्रेम को व्यक्त करती है। और ऐसे हर एक खेत में जब वह युगल जोड़ी अपनी प्रेम कहानी व्यक्त करते हैं तो कवि कहता है कि मैं भी चुप चुप कर उनकी सच्ची प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं और मैं पंख फैलाकर उनके इर्द गिर्द घूमना चाहता हूँ। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर कवि हमें प्रकृति और संस्कृति, इनका मिलाप दिखाई दे रहा है कि प्रकृति में केवल मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी किस प्रकार से समर्पित हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर कवि हमें कर रहे हैं। देखते ही इन पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। सुग्गा तोता, वनस्थली
वन प्रांत या जंगल का क्षेत्र। हृदय चिरता, दूर तक आवाज गूंजाता। जुगुल युगल जोड़ा, चुप्पे चुप्पे, चुपचाप या चिपकर। अब देखिए यहाँ पर हृदय चिराना, यह मुहावरा है कि यहाँ जिसका अर्थ है दुख पहुंचाना। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है हृदय चिराना अर्थात दुख पहुंचाना। अब यहाँ पर देखो इसका अर्थ यहाँ पर हम एक प्रकार से और ले सकते हैं कि जो जुगल दोनों सारस पक्षी जब एक दूसरे से जब अलग रहते होंगे तब वह अपने दुख को व्यक्त करने के लिए वनस्थली का हृदय चिराते हैं, अर्थात वह अपने दुखों को अलगाव में अपने दुखों को व्यक्त करते हैं। अब जो काव्यांश हमने विस्तार से पढ़ा है उसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। कवि को तोते की टेटे आवाज सुनाई देती है। तोते की यह आवाज उसके मन को बहुत भा रही है। यह आवाज उसे कर्णप्रिय लग रही है। उसे दूसरी ओर से सारस की टेटो टेटो की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कहीं दूर से वन प्रांतों को चिरती आ रही है। सारस का यह स्वर कभी तेज होता है तो कभी मंद हो जाता है। कवि उस आवाज को सुनकर प्रेमातुर हो जाता है। उसका मन करता है कि वह सारस के साथ उड़कर वहां पहुंच जाए जहां हरे भरे खेतों के बीच यह युगल जोड़ी रहती है और परस्पर प्रेम की बातें कर रही है। कवि चुपचाप तथा छिपकर उनकी प्रेम कहानी को सुनना चाहता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस काव्यांश में क्या क्या पढ़ा कि अब तक कवि केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने हमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन तो करवाया है, लेकिन उस प्रकृति में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों का किस प्रकार से निकटतम संबंध होता है, यह अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमें मानवीकरण करके हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार हमें कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति और संस्कृति का एक अद्भुत मिलाप का दर्शन करवाया। यह कविता यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।